चैनल देखने वालों को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। मेरा नाम इल्तिजा उस्मानी और आप देख रहे हैं एम टुडे 24। काफ़ी दिनों के बाद हम सामने फेस टू फेस बैठे हुए हैं। आज हम बहुत अहम इशू पे आपके सामने पेश हुए हैं, जिसमें हम जो मिडिल ईस्ट के जो हालात चेंज हो रहे हैं, जिसमें खास करके तुर्की और इसराइल के दरमियान जो एक कशमकश या जो एक टेंशन चल रही है, उसमें हम बात करेंगे। और ये जो मक्का पैक्ट हुआ है, जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान, उससे इसराइल को बहुत मरोड़ हो रहा है उसके पेट में। अमेरिका को भी बड़ी बदहज़मी हो रही है, लेकिन खास करके इसराइल को। वैसे भी मिडिल ईस्ट की सियासत में ताकत के तवाज़ुन और सियासी मोहरों के बदलने का अमल हमेशा से जारी रहा है, लेकिन हालिया दिनों में ये कशमकश एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इसराइल और तुर्किया आमने सामने एक दूसरे के खड़े नजर आते हैं। माजी में जहां एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि नेटो के डिफेंस सलाहियत और इज्तिमाई इरादे को सबसे बड़ा चैलेंज रूस की तरफ से मिलेगा, लेकिन 18 अगस्त 2026 को शाम के शुमाली एयर बेस अबू ज़हूर पर इसराइल ने फिजाई हमले ने एक बिल्कुल नया सवाल खड़ा कर दिया है। तो क्या इसराइल नेटो के अहम तरीन मुल्क तुर्की के साथ डायरेक्ट जंग की राह पर चल निकला है? इसलिए अमेरिका और इसराइल ने मिलकर, आपको बता दूं सीरिया की तारीख, कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर बशर अल असद की हुकूमत को उखाड़ फेंका था, क्योंकि वह इसराइल के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। लेकिन सीरिया पर यानी शाम पर पाबंदी लगाकर अमेरिका और उसकी नचनिया इसराइल ने बशर अल असद की हुकूमत को बेदखल करके न सिर्फ इसराइली ज़मीनों पर, सीरियाई ज़मीनों पर इसराइल ने कब्जा कर लिया, बल्कि उसके पूरे मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को तबाह कर दिया, उसके जहाज़ों को, उसकी एयरपट्टी को, उसके एयरबेस को उजाड़ दिया, और वह दिन ब दिन पैर फैलाता जा रहा है। एक तरीके से ये नाजायज सरकार इसराइल सीरिया में अपने मनमाने तरीके से जहां चाह रहा आ रहा है, जा रहा है और कब्जा कर रहा, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। बशर अल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद शाम की सरजमीन एक बार फिर इलाकाई बालादस्ती की जंग का मरकजी मैदान बन चुकी है। एक तरफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान दमिश्क में एक मुस्तहकम यानी मजबूत, मुत्तहिद और अपने असर और रसूख वाली हुकूमत देखने की ख्वाहिशमंद है, जिसका मकसद न सिर्फ तुर्क हुदूद से, तुर्क की सरहदों से मुतसिल कुर्दों पर काबू पाना है, बल्कि लाखों शामी पनाह गुज़ीनों को बावकार वापसी के लिए राह भी हमवार करना है। दूसरी तरफ मक्का रियासत इसराइल का एक कमजोर, तकसीम और बेबस शाम यानी सीरिया चाहता है, जहां उसे मुकम्मल फिजाई आज़ादी हासिल रहे, ताकि वह अपनी सिक्योरिटी तरजीहात के मुताबिक कार्रवाई कर सके। यही वजह है कि पिछले चंद महीनों में इसराइल ने शाम में तुर्की के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए 1000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं। फलस्तीन और बिलखुसूस गजा का मामला इन दोनों मुल्कों के दरमियान आग पर तेल का काम कर रहा है। तुर्की ने फिलिस्तीन के मामले पर अपना स्टैंड इंतहाई एग्रेसिव और वाशगाफ कर रखा है। तुर्की ने इसराइल के साथ तमाम तर तिजारती रवाबित मुअत्तल कर दिए हैं, ऐसा कहा जाता है, और तेल अबीब के साथ सिफारती ताल्लुकात को इंतहाई निचले दर्जे पर ला खड़ा किया है। हालांकि तैयब एर्दोगान सिर्फ फेंकते रहे, अभी तक डायलॉग मारते रहे, लेकिन कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे फिलिस्तीन के हक में कोई अच्छी बात हुई हो। तुर्की एक बड़ा पावर है, एक बड़ी पावर है, और अच्छी इकोनॉमी भी है इसकी, और नेटो का, और खास करके वो नेटो का मेंबर भी है, लेकिन कभी भी वह बयानबाजी से आगे नहीं जा सके। यहाँ तक कि अजरबैजान से एक ऑयल की जो पाइपलाइन है वो इसराइल जाती है, वो तुर्की से होकर गुजरती है। कभी भी एर्दोगान ने इस पाइपलाइन को बंद करने की धमकी नहीं दी, न कोशिश की, जिससे इसराइल को 40% तेल अजरबैजान से होता हुआ तुर्की के रास्ते इसराइल जाता है। एर्दोगान सिर्फ बनरघुड़की देते रहे हैं, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं किया। हालांकि अंकारा ने आलमी बरादरी और इंटरनेशनल अदालतों में इसराइल की कार्रवाइयों को नस्लकुशी, इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी और जेनोसाइड करार दिया है। इसराइली क़यादत तुर्की के इस सख्त रवैये को अपने लिए एक मुस्तकिल स्ट्रेटजी खतरा समझती है, और अब वर्ल्ड लेवल पर तुर्की को नया ईरान बनाकर पेश करने की सियासत कर रही है। इसीलिए ईरान की जंग में भी कुर्दों को इसराइल और अमेरिका ने चढ़ाई करने की बात कही थी, जिसे तुर्की ने रोक दिया था।
इस तमाम तर सूरत हाल में 8 अगस्त 2026 को तय पाने वाला मक्का पैक्ट एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले इस सरुखी दिफाई मुआहदे ने खित्ते की जोग्राफियाई सियासत को एकदम से बदल कर रख दिया है, क्योंकि इसराइल को अब सबसे बड़ा खतरा है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने कई बार खुली धमकी भी दे दी है कि अगर कभी किसी भी तरीके से पाकिस्तान को छेड़ने की कोशिश की तो वाकई सफ़ेद हस्ती से मिटा दिए जाओगे, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जियो पॉलिटिकल पोजीशन में जबरदस्त उछाल आया है। अभी खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर दर्जनों जहाज, बड़े बड़े जहाज चाइना और तुर्किया से असलहा और हथियार लेकर न जाने क्या क्या लेकर पाकिस्तान लैंड हुए हैं। तो पाकिस्तान तो तैयारी है, पाकिस्तान तैयारी कर रहा अपने तरीके से। अब इसराइल को समझना होगा कि वह पंगा ले या ना ले, क्योंकि ईरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों को अकेले ही उनको मुंह के बल गिरा दिया है। उधर मक्का मुआहदे की सबसे अहम शिक्त नीटो के तर्ज पर तैयार की गई है, जिसके तहत किसी एक रुकन पर हमला हर मुल्क पर हमला माना जाएगा। तुर्किया का इस नए महवर का हिस्सा बनना इसराइल के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि अब तक तेल अवीव के सामने सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि 3 बड़ी ताकतों का गठजोड़ मौजूद है। अगरचे इसराइल और तुर्किया के दरमियान मुकम्मल अब डायरेक्ट जंग के इम्कानात फिलहाल कम है, लेकिन शाम यानी सीरिया और फलस्तीन के सरजमीन पर एक बाकायदा कोल्ड वार छिड़ चुकी है। इसराइल जहां अंदरूनी सियासी दबाव और इंतखाबात की वजह से एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने पर मजबूर है, वहीं तुर्किया मक्का पैक्ट और अपने दिफाई साजो सामान के बलबूते पर खित्ते में अपने पंजे गाड़ चुका है। अगर बर वक्त न रोका गया तो बरसों से बदमनी का शिकार शामी अवाम एक बार फिर 2 बड़ी इलाकाई ताकतों के मफादात की सूली पर चढ़ जाएंगे। आपको बता दूं कि सीरिया में इसराइल पूरे सीरिया को बिल्कुल अपने मन मुआफिक कर लिया है। जहां चाहे उसके जहाज जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। एक दहशतगर्द को वहां का सीरिया का प्रेसिडेंट बनाकर, जोलानी को प्रेसिडेंट बनाकर अमेरिका ने लाकर बैठाल दिया है, जिसका फायदा इसराइल और अमेरिका उठा रहे हैं। लेकिन ये आग धीरे धीरे तुर्की की सरहद तक पहुंच गई है, और जाहिर सी बात है इराक में भी वो ताकत नहीं रही जो इसराइल को रोक सके। तो ऐसे में तुर्किया को सामने आना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी उर्दोगान बचते रहे, लेकिन उनको आना पड़ेगा। लेकिन अब इनके साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब जुड़ गए हैं, वो इसराइल के हक में अच्छा नहीं है।